राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने अपनी कला से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। सुदर्शन पटनायक के साथ बातों का ये सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुदर्शन पटनायक के जीवन और उनके काम पर। सुदर्शन पटनायक भारत में सैंड आर्ट का पर्याय सुदर्शन पटनायक का जन्म 15 अप्रैल 1977 को उड़ीसा के पुरी में हुआ। एक मामूली परिवार में जन्मे सुदर्शन पटनायक का बचपन संघर्षों से भरा रहा है। कला में अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन और प्रोत्साहन न होने के कारण उन्होंने अपने ही प्रयासों से रेत में मूर्तियां और चित्र बनाने शुरू किए। 7 साल की उम्र में ही उनकी बनाई सैकड़ों रेत कृतियों ने सराहना पाई और वो इस कला में गहरे उतरते गए। कई कंपनियों और संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक सामाजिक उद्देश्यों के प्रति तन, मन और धन से समर्पित हैं। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक आज देश का गौरव हैं। दुनिया भर में होने वाली सैंड आर्ट प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ सम्मान पा चुके सुदर्शन पटनायक का नाम कई प्रतिष्ठित रिकॉर्ड बुक्स में भी दर्ज है। समाज के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिक मानने वाले सुदर्शन पटनायक राष्ट्रीय पर्वों, धार्मिक त्योहारों और सामाजिक संदेशों को अपनी कला में दर्ज करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। सुदर्शन पटनायक द्वारा स्थापित द गोल्डन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट देश का पहला ऐसा संस्थान है जहां से सैंड आर्ट में रुचि रखने वाले हजारों कलाकार प्रशिक्षित होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन जी। हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को जानते हैं सुदर्शन जी कि किस तरह 7 साल की उम्र में आपने समंदर के किनारे रेत पर कुछ करना शुरू किया था, जो बहुत ही जल्दी लोगों की नज़र में पहुंचा और आखिरकार वो आपका पेशा बन गया। आखिरकार वो उसमें ही आप अपनी पहचान तलाशने लगे और अब आपने दुनिया भर में अपनी कला का जौहर, अपना उसका लोहा मनवाया है और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा आपको दुनिया भर के बड़े बड़े अवार्ड मिले। हमें बताइए कि ये जो बचपन में रेत और समंदर का रुख जब आपने किया तो क्या हालात थे और वहाँ आप किन परिस्थितियों में रेत पर चित्र उकेरने लगे थे? हालात तो मेरा जो बचपन का जीवन था वो बहुत कष्टदायक था। और जब मेरे पड़ोसी के घर में मैं काम कर रहा था तो वहाँ से टाइम निकाल के तो ये जो कैनवास मुझे मिला, ये सोचता हूँ कि जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला मुझे, जिसको कि हमने कोशिश किया थोड़ा वहाँ पर कुछ बनाने के लिए रेत के ऊपर। और जो पर्यटक आते थे वो देख के जब थोड़ा मुझे इनकरेज किए तो मुझे ये लगा कि जिसमें मैं दिन भर काम करता हूँ तो वहाँ पर कोई अच्छा नहीं बोलता है, तो यहाँ पर थोड़ा मैंने बालों में कुछ बनाया तो इतने लोग खड़े होकर मुझे इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, इसी को लेके मैं कुछ क्रिएट करूँगा।
और उसी से ही शुरू हुआ। अब आज जहाँ तक भी पहुँचा हूँ वही रेत है। और कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि रेत हमारा देश में हर जगह पे था, और पुरी का जो रेत था उसको जगन्नाथ जी ने पवित्र कर दिया, क्योंकि इतना अच्छा कैनवस मुझे मिल गया जिसमें कि मुझे एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा उस टाइम, क्योंकि मेरे पास था भी कुछ नहीं। और तो उसी से ही ये शुरू हुआ जीवन। आपने शुरू में कहा कि आपके पास था भी कुछ नहीं और आप पड़ोस के एक घर में काम करते थे। वो क्या कहानी है, हमें बताइए। क्यों ऐसा था कि आपके पास कुछ नहीं था और आप एक घरेलू नौकर की तरह काम करते थे? एक्चुअली हमारा बचपन के टाइम में पिताजी हमारे साथ नहीं रहते थे, वो अलग सा रहते थे। तो मेरे क्या वो आपकी माँ को छोड़कर कहीं चले गए थे? हाँ, क्यों? वो तो अलग एक फैमिली सेटअप करके वो चले गए। बट मेरे जो पिताजी का मदर जो थे, तो उनने मेरे मदर को पूछा कि और एक मैरिज वो अरेंज करेंगे। तो मेरे मदर ने बोला कि नहीं, मैं एक बार मैरिज किया हूँ तो मेरे जीवन भर आपके साथ में रहूँगा। तो इसलिए मेरे मदर तो रुक गए वहाँ। तब हम लोग मेरे साथ 3 भाई थे, सब लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग रुके वहाँ। तो मेरे ग्रैंड मदर का पेंशन 200 रुपया रेलवे से था उस टाइम। तो उसी पेंशन को लेकर हम लोग चलते थे। जब पूरा बचपन था तब तो चल गया, बट थोड़ा जब बड़े हुए तो वो 200 रुपया में चलना बहुत मुश्किल हुआ। तो हमारे पड़ोसी के घर जो था, तो वहाँ पर हम तो पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए। क्लास 6 तक हमने पढ़ाई किया। तो उसके बाद हमारे पड़ोसी के घर में तो सिर्फ खाने का फ्री मिलने के लिए हमने वहाँ पर जाके मिल गए। तो उनके घर में भी बच्चे जैसे मैं मिल के रह गया, घर का काम जैसे सुबह से शाम तक करने लगा। मेरी मदर और घर में देखते थे, ठीक है बच्चा तो है, वहाँ पड़ोसी का ही घर था। जीवन में बहुत कुछ ये होता है, तो उसी के अंदर ही ये शुरुआत हुआ। तो दिन भर काम करता था। ड्राइंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, बचपन में स्कूल में भी काफ़ी ड्राइंग करता था। तो उसके लिए पेंटिंग के लिए जो कलर ब्रश ये सब खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि उनके घर में मैं जब काम करता था सिर्फ मुझे फ्री खाने के लिए मिलता था, कोई कमर्शियल ये सब पैसा ये सब नहीं था। तो उसी से मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे कोई बताया कि आप समंदर किनारे जाके स्केच बनाओ, वहाँ कुछ सैंड में ही करो। तो वहाँ जाके समंदर किनारे बहुत नज़दीक था हमारा घर से, 5-7 मिनट का रास्ता था। तो दौड़ के जाता था, जब भी उनके घर से थोड़ा टाइम मिलता था बना देता था। तो वहाँ बनाने के टाइम जब पर्यटक ने मुझे ये किया तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद हो गया वहाँ से। तो उससे ही ये शुरुआत हो गया। बाद में फिर थोड़ा पेंटिंग भी किया मैंने, और बाद में मैंने दुकान भी किया, पान का दुकान किया, चाय का दुकान किया, और उसके साथ सैंड आर्ट भी कर रहा था। तो बहुत कुछ ये के बाद में हर टाइम मेरा मन जो था वो रेत में ही था। जब दुकान करता था, दुकान से टाइम मिलता था जाके बनाता था। तो जिनकी घर में भी काम किया वहाँ से टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हुआ। तो बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में चला जाता था समुद्र किनारे, फिर सुबह उनके घर में जब उठते थे तो मैं बना के आ जाता था। ऐसे पूरा संघर्ष लाइफ जीवन पूरा वहाँ से ही हुआ। तो आपने कहा सुदर्शन जी के जो चित्र आप रेत पर बना दिया करते थे, उसको पर्यटक देखकर जिस तरह खुश होते थे या प्रशंसा किया करते थे, उससे आपको बहुत बल मिलता था। वो क्या चीज़ें होती होंगी शुरू में जब आप बार बार उसी तरह के चित्र बनाते रहे होंगे, क्योंकि तब तक तो आपको भी नहीं मालूम होगा कि इसमें और इस कला में क्या नया किया जा सकता है। शुरू में उतनी उम्र में बच्चे को मालूम भी क्या होता है। कुछ खास चीज़ें होती होंगी जिसको आप बार बार रेत पर बनाते होंगे। नहीं, ऐसे तो भगवान जी का जो मूर्तियाँ, जो फेस जगन्नाथ जी का, जैसे बच्चे जैसे घर मंदिर बनाते हैं उस टाइप का ही मैं बनाता था। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो समंदर किनारे जाते हैं तो घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसी टाइप का ही बनाता था। और उसके बाद में मैं देखता था कि पर्यटक क्या बोल रहे हैं। कोई बोलता था कि इसका नाक ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट डे जाके उसी नाक को फिर उसको देखता था कि नहीं, उसको सही कैसे बनाओ। और मेरे लिए वही पर्यटक लोग भी गुरु बन गए हैं। वही लोग बताए जब ये गलत हो गया, इसे करना चाहिए था।
ये तो ऐसे बनना चाहिए था। तो उसी को भी थोड़ा थोड़ा मैंने ये किया। हर दिन मैंने नया सोचा। बचपन से आज तक हर दिन मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। आज भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये जो 7 साल 8 साल की उम्र का दौर है, उसमें तो आप को बहुत ही अंदाज़ा नहीं लगता कि इसमें और आगे दुनिया के पैमाने पर क्या चीज़ें हो रही हैं। और सैंड आर्ट एक अपने आप में स्वतंत्र आर्ट है जिसमें और भी मीडियम्स ऐड किए जा सकते हैं। मसलन कि उसमें आप बजाय सिर्फ नीचे की सतह पर कुछ उकेरने के, आप उसमें ढांचे को ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं। उसमें कुछ और चीज़ें मिला सकते हैं, मसलन कि मिट्टी मिला सकते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ढांचे को और बड़ा कर सकते हैं। ये सब बातें तो शायद आपको धीरे धीरे अनुभव के बाद आई होंगी। तो इस पीरियड तक, जब तक कि अभी आपका किशोर वय का ज़माना था, तब आप किस तरह की कला ही कर रहे थे? उसी टाइप का ही, जैसे मैंने बताया कि भगवान जी का, दुर्गा माता जी का, काली जी का और ऐसे सब मंदिर घर है, उसी टाइप का ही बनाता था। तो बहुत कम समय के अंदर बहुत जल्दी से मेरे जो नाखून था, नाखून में बहुत सारे डिज़ाइन बना के मैं बनाता था। तो वो आधा घंटा 1 घंटा के अंदर बन जाता था वो जो स्कल्पचर था। और उस टाइम तो हमको पता नहीं था, बट हम सोच रहे थे कि बालों को कैसे खड़ा कर दे तो लोगों में देखने के लिए और इच्छुक होगा। तो कभी कभी मैंने देखा कि जहाँ से समंदर बहुत लहर लगा के जाता है वो बालू ऊंचा हो जाता है। तो उसमें फिर मैंने स्टैंडिंग स्कल्पचर किया। तो उसको पिक्चर जब मैंने फोटोग्राफर को बोल के लिया तो वो पिक्चर लगा कि बालू में रेत में कोई लड़की ऐसे खड़े हुई है। तो वैसे थोड़ा थोड़ा उसका डेवलप आया, बट वो थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि तब भी मैं जब थोड़ा मेरा एज ज़्यादा थोड़ा हुआ तब मुझे फिर अलग चीज़ सब देखना पड़ा। उसके अंदर मैं सोचता रहा कि ये रेत रुकेगा कैसा, कैसे मैं सुबह बना दूं कि शाम तक भी रुक जाए। तो क्या उसमें तरीका हुआ? उसमें बहुत सारे डेवलप आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कल्पचर्स को जैसे लेटा हुआ बनाता था तो उसको सिटिंग पोज में बनाया, फिर उसको स्टैंडिंग पोज में बनाया। उसके बाद मैंने जाके जब अब्रोड में देखा कि 30-40 फीट हाइट तक ये खड़ा हो सकता है, तो इसका भी इतना बड़ा ये है, तब मुझे और सीखने के लिए मिला कि अरे ये रेत इतना बड़ा कैसे बन जाता है, इतना बड़ा स्कल्पचर बन सकता है, तो हम लोग भी क्यों नहीं बना सकते। सो जीवन में बहुत बहुत चीज़ मैंने जैसे धीरे धीरे इसके ऊपर प्रोसेस में काम किया तो पता चलने लगा कि इसको कैसे आगे ले चल। उसके बाद मैंने जब काफ़ी दिन काम किया तो उसमें मुझे लगा कि हर दिन अगर मैं एक अच्छा स्कल्पचर बनाऊँ, यहाँ पर कोई भी मूर्ति बनाऊँ, तो ये तो एक रेगुलर प्रोसेस हो गया। ठीक है, इतने लोग आते हैं, देखते हैं, वाह वाह करते हैं, चले जाते हैं। अगर इस कला में कुछ परिवर्तन लाना है तो लोगों को कैसे मैं संदेश दे सकता हूँ। तब मैंने सोच के इसके ऊपर यही चीज़ शुरू किया कि मैं करंट टॉपिक और इश्यूज़ के ऊपर जो सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज दे सकता है उसको लेके मैं स्कल्पचर तैयार करूँ। वो तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो बीच बीच में आप करते रहते हैं, अलग अलग इश्यूज़ को लेकर अपनी बालू वाली कला में। हमको बताइए कि ये जो चाय और पान की दुकानों का दौर फिर कभी तो आया होगा जब ख़त्म हो गया होगा और आपने अपनी कला से ही अपने लिए आय इकट्ठा करनी शुरू कर दी होगी और जीविकोपार्जन का वही एक साधन बना होगा। वो कब हुआ? नहीं, दुकान तो मैंने काफ़ी साल तक किया, बट दुकान करने के टाइम में स्कल्पचर भी कर रहा था, क्योंकि वो साइट में मैं उसको ये कर रहा था। बट उसके बाद में मैं जब इसके ऊपर जाके अब्रोड में पार्टिसिपेट किया, पहले तो मुझे अब्रोड से इनविटेशन आया। मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया, देखो ये अमेरिका में ऐसा कंपटीशन हो रहा है, मुझे वहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप के लिए इन्विटेशन आया है। कुछ लोगों का हंसी आता था कि अरे अमेरिका कहाँ है, आपने कहाँ देखा है। फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स आया, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, लोगों से पैसा थोड़ा कलेक्शन किया, लोगों को दिखाया, 100 रुपया करके कलेक्शन किया कि मुझे वो कंपटीशन पे जाने के लिए। कंपटीशन में आपके पास इनविटेशन आया? इन्विटेशन। वो क्या कहानी है, बताइए कि क्यों कैसे आया होगा वो कंपटीशन? वो एक्चुअली मैं जब यहाँ पर स्कल्पचर बना रहा था तो वहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए थे, तो उन्होंने देख के शायद वहाँ पर बताया। तब तक आपकी उम्र कितनी हो गई थी? मेरे उम्र तब तक 18। अच्छा। हाँ, 18 के आसपास, 18 या 19 हुआ होगा। तो उन लोगों ने जाके वहाँ बताया। तब तक देश में आपको थोड़ा पहचाना जाने लगा था? नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं, इतना नहीं था। सिर्फ लोग देखते थे, अच्छे बोलते थे। कुछ लोग बहुत अच्छे बोलते थे और कुछ लोग जो मुझे भी बहुत ये करते थे वो बोलते थे ये रेत में क्यों बना रहे हो, उसमें टाइम तुम्हारा ये हो रहा है, तुमको कुछ पैसा कमाना चाहिए, तुम इतना अच्छा स्कल्पचर रेत में
बना रहे हो तो तुम मिट्टी में, स्कल्पचर, स्टोन में, इसमें काम करो, 2 पैसा तुमको आएगा। बट मेरा सोच तो अलग था, तो इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसमें काफ़ी दिन काम करने के बाद इनविटेशन मुझे आया बाहर से, तो वहाँ पर ऐसे कंपटीशन हो रहा है, तो उसको मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया कि ये देखो मेरे। नहीं, आप बता रहे थे कि कोई टूरिस्ट था जो वहाँ से। हाँ, वो देख के ही उन लोगों ने मेरा फोटोग्राफ्स लिया बीच से ही, तो मेरे एड्रेस उन लोगों ने लिया था। तो शायद वो यूएस में दिए होंगे कि ऐसे ऐसे इंडिया में भी आर्टिस्ट हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे पास वो इनविटेशन वहाँ से आया यूएस से कि पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैंने बहुत स्ट्रगल से वो टिकट अरेंज किया, तब मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट भी था, बट आज सो यंग था, मैंने वो अरेंज करके फिर मैंने वीज़ा के लिए गया, तो मुझे वीज़ा नहीं मिला था। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक कष्ट था, कितना डिफ़िकल्ट से लोगों से 100 रुपया कलेक्शन करके टिकट का। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे टिकट दे दीजिए, मैं सिर्फ एक कंपटीशन पार्टिसिपेट करके आ जाऊँ, वीज़ा दे दीजिए। हाँ सॉरी, वीज़ा दे दीजिए। तो वो वीज़ा नहीं मिला मुझे, तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। तो तब मेरे मन में बहुत बड़ा ये आया था, बट उनकी तरफ से भी वो एक ये था कि इतना यंग है, लड़का है, वो चला जाएगा, आएगा नहीं। तो वो बहुत बड़ा एक लाइफ में ये था। मुझे वीज़ा नहीं मिला, मुझे वीज़ा कैंसिल कर दिया गया, और मुझे बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट था मेरा लाइफ का, बहुत बड़ा मोमेंट। और एक दिन ऐसा आया, मुझे 7 साल के बाद ऐसे ही एक कंपटीशन पे मैं गया, और वहाँ पर मुझे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से 10 साल का भी वीज़ा मिला, वो तो बाद में मिला। और 15 साल के बाद मैं उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, 3 मेडल्स वहाँ पर मैंने जीता, नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप, स्कल्पचर चॉइस, पीपल चॉइस, ये सब विन किया वहाँ पर। तो इसका मतलब अगर जोड़ें तो करीब 25 साल की उम्र में आप पहली बार अमेरिका गए होंगे, और तब आपने देखा होगा कि जो काम आप बालू से कर रहे थे और जो काम वहाँ पर बालू से हो रहा था, दोनों में एक बहुत कोई दिखाई देने वाला भेद क्या था जो आपके लिए एक सीखने की चीज़ थी? नहीं, मैंने देखा कि हमारा जो स्कल्पचर है, उनका स्कल्पचर बहुत अलग फॉर्म में है, क्योंकि वो लोग स्टैंडिंग फॉर्म में स्कल्पचर्स बना रहे हैं, और हमारा जो स्कल्पचर था वो लेटा हुआ और ज़्यादा हाइट नहीं होता था, तो उसको वो लोग कॉम्पैक्टिंग फॉर्म में वो स्कल्पचर करते थे, और उनका स्कल्पटिंग का जो ये था वो अलग था। तो मैंने फिर सोचा, बहुत सारे जैसे यूरोप में, यूएस में, कनाडा में जो कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया, तो मैं देखा कि वो लोग तो 50 साल से 60 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा स्कल्पचर्स बना रहे हैं। बट मेरा जो थीम, मेरा जो थॉट्स था, मैंने उसको यूज़ किया। तो बहुत सारे कंपटीशंस में मैंने उसके ऊपर काम किया। जैसे यूएस में ऑयल स्प्रिट था, मैंने ऑयल स्प्रिट के ऊपर स्कल्पचर बनाया, तो वहाँ पर मैंने 3 प्राइजेस जीता। बर्लिन में मैंने स्कल्पचर बनाया, जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता मैंने 2005 में, तो वहाँ पर मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्कल्पचर बनाया, जो पब्लिक रिलेटेड है उसके ऊपर मैंने जाके वहाँ पर किया, जो बेसिकली वहाँ पर इतना नहीं होता था। जैसे देखिएगा कि आपके माध्यम में बालू एक मुख्य अवयव है, एक मेन अगर कोई चीज़ है जिससे आप बनाएंगे वो है बालू। उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप एक ऐसे इलाके में हों जहाँ पर बालू बहुत हो, थोड़ा फैला हुआ इलाका हो। इसके अलावा इसमें क्या इस्तेमाल होता है? रेत तो हर जगह होता है, क्योंकि जहाँ पर नदी है वहाँ रहते हैं, और राजस्थान में भी रहते हैं, इलाहाबाद में भी रहते हैं, ये वहाँ पर यमुना में भी रहते हैं, हर जगह पे रेत है। तो बेसिकली हम लोग वेट सैंड में करते हैं। समंदर किनारे इसका थोड़ा ब्यूटी बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे सैंड स्कल्पचर को देखा जाए, क्योंकि जब स्कल्पचर बनता है पीछे समंदर बोलता है कि मैं तोड़ दूंगा, उसका गर्जन जब आता है और समंदर का जो लहर होता है और सामने स्कल्पचर होता है, तो लोगों में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है देखने के लिए स्कल्पचर को, पीछे समंदर और इतना साउंड होता है इसका लहर का, और सामने स्कल्पचर। और समंदर में और एक चीज़ है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि लहर आने के टाइम हवा से मॉइस्चर आता है, तो वो सैंड का ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। नदी के किनारे होता है वो ड्राई होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए हर जगह सैंड बन सकता है। मैंने जब जाके अब्रोड में भी देखा, अलग अलग जगह पे भी स्कल्पचर बनता है, तो अलग सा फीलिंग होता है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए? बेसिकली बालू और उसके साथ पानी, वही मेन टेक्निक होता है कि पानी कितना यूज़ करना है, कितना पानी में कितना रेत डालना चाहिए जिसमें कि ये स्कल्पचर बन सकता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
आपके बनाए हुए अगर बहुत बड़े आकार के हिसाब से देखें तो कितने बड़े आकार के स्कल्पचर आपने बनाए होंगे? लास्ट हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यूएस का हमने तोड़ के नया रिकॉर्ड किया था। वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैसल था, 48 फीट हाइट था उसका। तो वो सबसे हाइट बड़ा सैंड कैसल था। और तब उसमें कितने कलाकार मिलकर उसको बनाते मेरे होंगे? साथ अराउंड 37 ऐसे आर्टिस्ट थे, मेरे स्टूडेंट्स थे। अराउंड 8 और 9 डेज लगा था टोटल प्रिपरेशन का। अच्छा, इसमें बनाने से पहले कुछ कागज़ पर भी कुछ उसका ढांचा बना लिया जाता है? जो भी हम लोग जैसे इंटरनेशनल स्कल्पचर चैम्पियनशिप में जाते हैं तो वहाँ पर पहले हम लोग एक स्केच देते हैं। वो स्केच अप्रूव होता है कि हम लोग क्या तैयार करेंगे। बट जो रेगुलरली जो बीच में बनाते हैं उसमें भी मैं एक आइडिया करता हूँ कि क्या मुझे स्कल्पचर बनाना है। बट हर टाइम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि रेत है, कहाँ पर गिर जाएगा तो एक सब्जेक्ट कुछ ऐड करना पड़ता है। अच्छा, ये बात तो आप बार बार कहते ही रहे हैं कि जब लोग ये पूछते हैं कि भाई रेत से बनी हुई कला पानी में बह जाएगी, तो आपका जवाब ये होता है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, जीवन भी कब स्थायी है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि कोई ऐसी कला जो बन गई है वो थोड़ी स्थायी रूप से बालू की ही सही, उसका कोई तरीका है जिससे कि उसे देर तक टिकाया जा सके? नहीं, जरूर रुक सकता है। जैसे तो आप जब कोई गाना होता है तो उसको रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो तो रुक जाता है। तो सैंड स्कल्पचर का जो फोटोग्राफ्स है वो भी जीवन भर रुक सकता है। उसको भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट अभी सैंड आर्ट का एक म्यूज़ियम जापान में है जो बहुत फेमस म्यूज़ियम है। वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं देखने के लिए, मैंने भी जाके काम किया है। तो वो म्यूज़ियम हर साल चेंजेस होता है, बट साल भर रुकता है वो। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं स्कल्पचर का, जो पर अगर जैसे हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट में कर रहे हैं उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से, तो वहाँ पर जितने पर्यटक आते हैं 15 दिन 20 दिन में एक बार हम लोग चेंज करते हैं, वो ऐसा ही रुकता है। अच्छा, ये जो स्नो के साथ है वो क्या है? क्योंकि आप कहते हैं कि जैसा सैंड में जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है स्कल्पटिंग के लिए, मोस्टली बहुत सिमिलर होता है सैंड और स्नो। मैंने स्नो में अराउंड 4 टाइम्स मेडल्स विन किया है जापान में। और वहाँ पर देखा है कि ये एक नेचुरल आर्ट फॉर्म है। जैसे सैंड और स्नो कभी भी लाइफ टूट जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए जब वेदर चेंज हो गया तो स्नो भी पानी हो जाएगा। अगर धूप ज़्यादा आ गया, बालू भी ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए ये एक नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। और जीवन में ऐसे मैं सोचता हूँ कि रेत जैसा ही लाइफ है, कभी भी टूट सकता है और कभी भी कुछ भी बन सकता है। जो देख के भी किसको सोच में नहीं आएगा कि रेत इतना ये से बन सकता है। तो करीब करीब हम लोग बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। सुदर्शन जी, हमको बताइए कि जीवन में अनिश्चितताओं से ही गुज़रते हुए आपने एक अनिश्चितता भरी कला को भी चुना। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एक ख़ास तरह की कंडीशनिंग और अपनी अपेक्षाओं को थोपते हुए उन्हें एक उनकी इच्छा के विरुद्ध एक जीवन देते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज हमारा देश में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी स्किल है उनके साथ। बट कभी कभी हम लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि ये तो पढ़ाई नहीं किया, ये तो ये नहीं किया, ये कुछ नहीं कर सकता है। बट उनके अंदर का सोच को थोड़ा पहचानना पड़ेगा, उनको थोड़ा इनकरेज करना पड़ेगा। आज रेत जैसा चीज़ था, जब मैं 25 साल पहले 30 साल पहले सोचता हूँ, लोग सोचते थे कि हवा में उड़ जाएगा, क्या इसका वैल्यू है। आज उसी रेत हमको एक जीवन दे दिया और मैं लाइफ में खड़े हो गया, जब कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ में बहुत कुछ चीज़ें हम उनको सोचना चाहिए, उनका स्किल को समझना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। जो भी जिस लेवल पे जिस वे में काम कर रहे हैं, तो उनको ये अगर थोड़ा इनकरेज मिलेगा वो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं ज़रूर धन्यवाद दूंगा कि हमारा जो स्किल इंडिया जो मोमेंट शुरू हुआ है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरू किया है, तो उसके वजह से भी काफ़ी यंगस्टर्स को एटलीस्ट उनको एक रास्ता मिलेगा, जिस रास्ता पे वो और कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। और उसके वजह से भी मैं जैसे अभी देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जिन लोग अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो उनको भी मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा पहचाने। ऐसे बहुत सारे यंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जिनके पास टैलेंट है बट उनके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो उनको उनका जो स्किल है उसको निकाल के हम लोग कैसे उनको थोड़ा सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सो दैट कि वो आगे और कुछ कर सकते हैं, उनको एक जोश मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं, बहुत सारे गार्डियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि यार तुम ये झूठी क्यों बनाते हो, उसमें क्या मिलेगा, तुमको क्या कर सकते हो, तुमने तो पढ़ाई नहीं किया, ये झूठी बना के क्या करोगे। बट अगर उसी झूठी को हम लोग पहचान के एक सर्टिफिकेट दे दे तो उनको वो झूठी क्या, जैसे वो आपका पाउडर में पानी मिला के जो गांव में ट्रेडिशनली चित्र बनाते हैं दरवाजे पे और इसमें डालते हैं, बहुत अच्छा चित्र देते हैं। वो बेसिकली गांव के महिलाएं, गांव की जो यंग लड़कियां होते हैं वो ज़्यादा एक कहते हैं ट्राइबल आर्ट भी उसी टाइप के भी बनाते हैं। तो इस टाइप का हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि इतना अच्छा टैलेंट है, इतना यंग ट्राइबल गर्ल अगर इतना अच्छा पेंटिंग बना सकता है दीवार में, वो क्या नहीं बना सकता है। बट कभी कभी उनके पेरेंट्स से उनका और कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार क्या है, इसको बना के तुम क्या करोगे, तो तुमने तो पढ़ाई नहीं किया। तो अभी मैं वही सोचता हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ाई तो नहीं कर पाया, बट ऑब्वियसली सबको पढ़ाई करना चाहिए, आगे एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ सोचना चाहिए। सरकार प्रशासन तो हर टाइम मैं सोचता हूँ कि जो भी यंगस्टर्स है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको थोड़ा इनकरेज करना चाहिए, उसके साथ वो पेरेंट्स को भी करना चाहिए। और एक मैं बोलना चाहूँ कि जो यंगस्टर्स है वो हर टाइम उनका जो गुरु हैं, उनके जो पिताजी माताजी हैं, उनको हर टाइम वो सम्मान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और उसी के आशीर्वाद से ही वो बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन पटनायक, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।